चर्चा कर रहे हैं तो एक एक वंश के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है चालुक्य डायनेस्टी। आज का हमारा विषय है चालुक्य। चालुक्य वंश की 3 शाखाओं ने शासन किया है हमारे देश पर नहीं, विभिन्न राज्यों पर, जिसको हम कहते हैं बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और गुजरात के चालुक्य। गुजरात के चुलुक, सोलंकी, तो इसको क्रमशः इनका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है हर एक शासक का, इनको क्रमशः समझना होगा शुरू से अंत तक। जिस क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे वो ये क्षेत्र है वेंगी, बादामी, गुजरात, इन 3 स्थानों पर। दक्षिण भारत पर चालुक्यों से पहले कदंबों का इतिहास आता है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कुछ कारणों से। चालुक्यों का शासन है लगभग 6वीं शताब्दी में, लगभग 200 सालों तक, 543 से लेकर के 753 ईस्वी तक। इनका शासन दक्षिण भारत में भी है, मध्य भारत में भी। 3 शाखाएं। सबसे पुरानी शाखा है बादामी। बादामी का एक और नाम वातापी भी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय का नाम सभी ने सुना होगा। ये इसी बादामी शाखा के चालुक्य शासक थे। दूसरा भेंगी है जो कि इसके पैरेलल ही था यहाँ पे। और तीसरे चालुक्य वंश का उदय हुआ है महाराष्ट्र में कल्याणी। ये 3 शाखाएं, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। तो ये कल्याणी का चालुक्य वंश 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। ये तीनों चालुक्य डायनेस्टीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इनके बीच रक्त संबंध था, यानी इनके साम्राज्य का विस्तार हम कह सकते हैं पूरा का पूरा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, यहां तक फैला हुआ, तीनों को मिलाकर। आपने एक कहावत सुनी होगी, चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये चुल्लू भर पानी किसमें होता है? चुल्लू कौन सा मेजरमेंट? हथेली में, हथेली को वैसे बनाते हैं चुल्लू। हथेली में पानी लेते हैं उसको कहते हैं चुल्लू।
तो चालुक्य शब्द से चुल्लू से बना, लेकिन वो हथेली ब्रह्मा की, यानी ये मानते हैं कि ब्रह्मा की हथेली से इनकी उत्पत्ति हुई है। अंजुरी भी कहते हैं। तो इनके परिवार की उत्पत्ति करता है ब्रह्मा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चलुक्य, चुल्लू से चालू, चालुक्य। तो इनके क्रमशः इतिहास को हम पढ़ेंगे। इसमें जो मुख्य मुख्य शासक हैं, इनके संदर्भ में इस मैप में दिया हुआ है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले शुरू होता है मामला पुलकेशिन प्रथम से। पुलकेशिन प्रथम का उत्तराधिकारी है कीर्तिवर्मन प्रथम। ये हुआ है 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी के बाद। कीर्तिवर्मन प्रथम से ही चालुक्यों का विधिवत इतिहास शुरू होता है। क्योंकि इसने कदम्बों, गंगों और मौर्यों तीनों को पराजित किया और एक विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कीर्तिवर्मन प्रथम के 3 बेटे हैं। पुलकेशिन द्वितीय, कुब्ज विष्णुवर्धन और जयसिंह। लेकिन इसका एक छोटा भाई है मंगलेश। गद्दी फिर मंगलेश को ही मिली, इसके छोटे भाई को। मंगलेश के टाइम में इस इलाके में कलचुरी अपने वर्चस्व का विस्तार कर रहे थे। मंगलेश ने कलचुरी राज्य के विस्तार को रोका और नेचुरली अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, ये तो महाभारत शुरू हो जाएगा। और मंगलेश को मारना पड़ा। फिर पुलकेशिन द्वितीय सिंहासन पर बैठता है। तो इसने मैसूर के कदम्ब, कोंकण के मौर्य, कन्नौज में हर्षवर्धन, कांची में पल्लव, मालवा, लाट, कलिंग, इन सभी को जीत लिया और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। इसका छोटा भाई विष्णुवर्धन इसने पूरे आंध्र प्रदेश को जीत लिया, तो इसको आंध्र प्रदेश का शासक बना दिया, विष्णुवर्धन को। तो ये विष्णुवर्धन से जो चालुक्यों की शाखा निकली, हाँ, मौर्य काल वाले के ही वंशज थे, यही पूर्वी चालुक्य कहलाए। जिन्हें वेंगी के चालुक्य भी कहते हैं। पुलकेशिन की अंतिम लड़ाई हुई है नरसिंह वर्मन से। नरसिंह वर्मन किस वंश से ताल्लुक रखता है? और 642 ईस्वी में पुलकेशिन समाप्त हो गया, मर गया, नरसिंह वर्मन द्वारा मार डाला गया। ह्वेन सांग भी पुलकेशिन द्वितीय के राज्य का दौरा किया था।
641 ईस्वी में। हर्ष लिखा नहीं यहाँ पे, हर्ष। तो ह्वेनसांग ने विस्तार से विवरण दिया है। चूंकि नरसिंह वर्मन ने हरा दिया तो 13 साल तक इनके राज्य पर पल्लवों का कब्जा बना रहा। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय का एक प्रतापी बालक था, विक्रमादित्य फर्स्ट। इसमें अपने राज्य को वापस पल्लवों से छीन लिया। इसका फिर अगला पुत्र हुआ विक्रमादित्य सेकंड। इसने पल्लव की राजधानी कांची पर भी अधिकार कर लिया, कांची को लूटा। तो ये दक्षिण भारत पे जैसे प्रभाव जमा रहे थे, उन्हीं दिनों अरब सिंध तक अपना कब्जा बना चुके थे। अब स्थिति ये होगी कि अरब भारत में घुसेंगे। तो चालुक्यों का एक सामंत था, उसका नाम था अवनिज नाश्रय पुलकेशी। इसने अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो ये सामंत था, बेसिकली ये शासक नहीं था, लेकिन था चालुक्य ही। विक्रमादित्य सेकंड का पुत्र है कीर्तिवर्मन सेकंड। इसको दंती दुर्ग ने हराया। दंती दुर्ग ने इसको पराजित कर दिया। तो ये पूरी कहानी है बादामी के चालुक्यों की। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय, कुब्जवर्मन, जयसिंह, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, अवनाजिनाश्रय पुलकेशिन, कीर्तिवर्मन द्वितीय और दंती दुर्ग ने हरा दिया। तो ये स्टोरी क्लियर हो गई। पल्लव नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला था। ये जो स्टोरी है ये है वेंगी के चालुक्यों की, सॉरी बादामी के चालुक्यों की। तुम लोग पूछ रहे हो कि बता रहे हो, क्या कर रहे हो? बाप बेटा ऐसा है, किसका क्या बाप है किसका क्या बेटा है, अगर आपको मुझसे बेहतर पता है तो वो ठीक है। हमको भी नहीं पता है, कई नाम के चार चार हैं इसमें, कौन किसका बाप है कौन किसका बेटा है। और हमको लगता है कि इनको भी कंफ्यूजन रहती होगी कि मैं किसका बेटा हूँ। तो डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट दिए गए हैं। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा इसका बेटा कौन था उसका बाप कौन था। मोटा मोटी की स्टोरी जान लो। प्रथम द्वितीय है ना, इसलिए नाम में विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। अब इनको नाम नहीं मिलता था तो क्या करें, एक ही नाम के चार चार हैं। अब पुलकेशिन प्रथम ये भी है, पुलकेशिन द्वितीय ये है, यहाँ भी एक पुलकेशिन है। एक ही खानदान में तीन तीन पुलकेशिन है। ये गंभीर कंफ्यूजन है, ये कौन किसका क्या है इसमें। किताबों में केवल नाम ही लिखा है। इसके बाद वेंगी के चालुक्य। मैंने यह बताया कि कुब्ज वर्मन ने या कुब्ज विष्णु ने आंध्र प्रदेश को जीत लिया और वेंगी के चालुक्यों की स्थापना हुई।
अब इनके पड़ोसी थे राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूटों से इनको जबरदस्त लड़ाई करनी पड़ी। और फाइनली राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों की बादामी शासकों को दंतेदुर्ग ने समाप्त ही कर दिया और दक्षिण पर अधिकार कर लिया। कुब्ज विष्णु का उत्तराधिकारी था विष्णुवर्धन चतुर्थ। विष्णुवर्धन चतुर्थ। इनकी लड़ाई राष्ट्रकूटों से हो रही है और राष्ट्रकूट शासक है राजकुमार गोविंद द्वितीय। इन्होंने इनको पराजित कर दिया और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। अब यहां से विरंगी के सिंहासन पर राष्ट्रकूटों का अधिकार है। आंध्र प्रदेश पर गोविंद द्वितीय का अधिकार हो गया। बादामी का पुलकेशिन प्रथम पहला वास्तविक शासक माना जाता है चालुक्यों का, और इसने बड़ी लंबी लंबी उपाधियां धारण की। पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टारक। खासकर ये जो परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की, हर्षवर्धन को जीतने के बाद इसके उपलक्ष्य में, ये पुलकेशिन प्रथम की उपाधि नहीं, ये तमाम चालुक्य वंशी शासकों की उपाधि। महाराजाधिराज और भट्टारक ये सबसे पहले विक्रमादित्य फर्स्ट के टाइम में हुए उपयोग। सामंतवादी प्रथा अपने चरम पे थी क्योंकि इनके अभिलेखों में बहुत सारे सामंत, महत्तर, विषयपति, देशाधिपति, महासंधि विग्राहिक, गामुंड, ग्राम भोगिक,
कर्ण, इनका नाम मिलता है। राज्य को कहते थे राष्ट्र। राष्ट्र बटा हुआ था विषय में। विषय यानी जिला। जिला नाडु, नाडु गांव। कई तरह के करों के भी नाम मिलते हैं, जैसे निधि, उपनिधि, तिक्त, उद्रंग, उपरिकर, मारुंच, आदित्युंच, उच्चमन, मरुपन। ये सब टैक्सेस के नाम। चालुक्य शासन की एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि हाउस टैक्स और सेलिब्रेशन टैक्स यानी उत्सव पर भी टैक्स लगता था। इंसान इन टैक्सों के बारे में बात करता है। इंसान एक विशेष बात करता है कि अगर कोई सेनापति युद्ध में हार के आ जाता था तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाता था, मात्र स्त्रियों के वस्त्र पहनने पड़ते थे। उसको स्त्रियों का कपड़ा पहना दिया जाता था और दरबार में स्त्रियों के वस्त्रों में ही उपस्थित होता था। इंसान लिखता है कि मिट्टी इसकी बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, बराबर जोती जाती है और बहुत अच्छी उपज देती है। महाराष्ट्र के इलाके के लोगों को इंसान कहता है कि वो बहादुर हैं और आत्म बलिदानी है। मंदिर आर्थिक और शैक्षणिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे। श्रेणी प्रथा भी चलती थी। युवराज विक्रमादित्य ने एक मंदिर था, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। इसके अभिलेख में एक जगह पर, उस जगह का नाम है पोरीगिरे। यहाँ के महाजन, नगर और 18 प्रकृतियों की आचार व्यवस्था का वर्णन किया है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर के अभिलेख में श्रेणी होता था व्यापारियों का समूह। ब्राह्मण धर्म उन्नति पे है। विष्णु और शिव के उपासक थे चालुक्य नरेश। और पटक्कल और बादामी पर भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इसके साथ साथ जैन धर्म को भी ये प्रश्रय देते थे। जैन धर्म उन्नत दशा में दिखता है चालुक्य राज में। बौद्ध धर्म का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि वेनसांग इनके बौद्ध। लक्ष्मणेश्वर मंदिर की बात हो रही है। युवराज विक्रमादित्य ने यह लेख अंकित करवाया था।
हिंसांग ये भी कहता है कि महाराष्ट्र में लगभग 100 से ऊपर बौद्ध विहार है। और इन 100 विहारों में 5000 से ऊपर बौद्ध भिक्षु हैं। खासकर बादामी शिक्षा और ज्ञान के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। इसे बादामी का एहोल अभिलेख ये विद्वता का प्रमाण माना जाता है। रवि कीर्त ने इसको लिखा था, उज्जैन कवि था। इसी काल में एक व्याकरण लिखा गया, जैनेन्द्र व्याकरण। इसके रचयिता थे पूज्यवाद। ये इसी चालुक्य काल के ही हुए। कन्नड़ साहित्य में इस काल का योगदान बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्धदेव ने चूड़ामणि नाम की टीका लिखी। तत्वार्थ महाशास्त्र, तत्वार्थ महाशास्त्र। मैंने तो पूज्यवाद पढ़ा है, जैनेन्द्र व्याकरण के रचयिता। गूगल जी कह रहे हैं कि आचार्य देवनंदी ने लिखा है, न पूज्यवाद ने उदय देवनंदी ने लिखा है। व्याकरण नहीं, जैनेन्द्र व्याकरण ना। व्याकरण तो एक अलग विषय हो गया, तो ग्रामर हो गया, लेकिन मैं जैनेन्द्र व्याकरण की बात कर रहा हूँ। दोनों में फर्क है। चालुक्य शासकों को कालानुक्रम में लगाइए। भारत में चालुक्य वंश की 2 शाखाओं ने शासन किया। पूर्वी चालुक्य शाखा पुलकेशिन द्वितीय के बाद अस्तित्व में आई।
चालुक्यों ने कदंबों के राज्य को हथिया लिया। बादामी के चालुक्य शाखा को ही पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? पुलकेशिन द्वितीय ने गंग, कदंब और कलिंग के पुष्यभूति वंशों को हराया। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों को हराया। पुलकेशिन द्वितीय पल्लवों से मारा गया। हिन-सांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में आया था। देखो फाइनली क्या हुआ वो देखेंगे ना, अंत में क्या हुआ। एक बार हरा के फाइनली हार गया, सेमीफाइनल जीत गए और फाइनल हार गए, तो फिर हारे की हराए। हिन-सांग चालुक्य सैन्य अभियानों का वर्णन देता है। पराजित सेनापति को स्त्री वस्त्र पहनने होते थे।
नेक्स्ट है कल्याणी का चालुक्य वंश। चालुक्यों की मुख्य शाखा बादामी में है और बादामी का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था कीर्तिवर्मा द्वितीय। कल्याणी के चालुक्यों का महत्वपूर्ण शासक था तैल द्वितीय, जिसको हम तैलप भी कहते हैं। पहले राजपूतों का सामंत था, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गया। जिस अंतिम राजपूत शासक को उसने अपदस्थ किया उसका नाम था कक्र। बादामी यहाँ है। ये अब ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे डिसाइड करोगे? अगर दिल्ली में बैठ के देखोगे तो ये दक्षिण में है, कांचीपुरम में बैठ के देखोगे तो ये उत्तर में है, भारत की केंद्रीय स्थिति से इसको देखोगे तो ये आएगा दक्षिण पश्चिम में, वेंगी की तुलना में देखोगे तो ये आएगा पश्चिम में। दिशा निर्भर करती है कि आप उसको देख कहां से रहे हो। किसी भी मैप में आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा पूरब, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। वेंगी पूरब में है, कंपैरेटिवली बादामी पश्चिम में है। ये डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव होता है ना, रिलेटिवली। कोई फिक्स इशू नहीं है डायरेक्शन। तैलप द्वितीय कक्र को अपदस्थ करके सत्ता पर अधिकार करता है। तैलप की बीबी भी कमाल की थी, जक्कल महादेवी। तैलप की मुख्य लड़ाई हुई गंगों से। प्रमुख गंग विरोधी था तैलप का पांचाल देव। इन दोनों के बीच में कई बार युद्ध हुआ। अंत में वेल्लारी का सामंत है गंगभूति देव, इसकी सहायता से तैलप ने पांचाल देव को हराया। और पराजित करके मार डाला। पांचाल देव को मारने से इतना खुश हुआ कि इसने पंचाल मर्दन पंचानन का विरुद्ध धारण किया। और चूंकि गंगभूति देव की सहायता से इसको पराजित किया था, तो गंगभूति देव को उपाधि थी आहोमल। इसके बाद इसका दूसरा निशाना बना मालवा का राजा मुंज।
मुंज को भी हरा दिया। बाद में आईने अकबरी में इसका विवरण है और एक उज्जैन से अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, इसमें भी इसका विवरण है। इसकी ख्याति इतनी फैल गई कि कन्नड़ कथाओं में तैलबद्युति को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया जाने लगा। अभिलेखों में बताया भी गया है। और इसने उपाधियों की झड़ी लगा दी। भुनैकमल, महासामंताधिपति, आमल, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, चालुक्य भरण, सत्याश्रय, कुलतिलक, समस्त भुवनाश्रय, ये उपाधियां धारण की। तो पहले तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। इन्होंने वातापी की राजधानी को ट्रांसफर किया और महाराष्ट्र में एक नई राजधानी बनाई, कल्याणी। इसलिए इन्हें कहा जाता है कल्याणी के चालुक्य। ये कल्याणी के चालुक्य शासक हैं। तैलप, सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, अच्चण द्वितीय, जगसिंह, जगदेकमल, सोमेश्वर प्रथम, आहोमल, सोमेश्वर द्वितीय, भुवनैकमल, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय, जगदेकमल द्वितीय, तैलप तृतीय, सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर तृतीय तक तो इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। इसके बाद इनके वंश का पतन शुरू हो गया। 1138 में सोमेश्वर तृतीय की मृत्यु हुई और इसका पुत्र बना जगदेकमल। द्वितीय। इसके शासनकाल में चालुक्य शासक निर्बल हो गए। इसकी भी मृत्यु के बाद 1151 में तैल कल्याणी का शासक बना। इसी तैल का मंत्री था विज्जल। इसने तैल को अपना कठपुतली बना लिया। विज्जल बेसिकली कलचुरी था। और फाइनली अधिकार कर लिया गद्दी पर। और इसका मंत्री था वासव। ये वासव का नाम आपने कहीं सुना होगा। इन्होंने ही लिंगायत संप्रदाय की आधारशिला रखी। दक्षिण भारत में इनका बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ। विज्जल जैन था, वासव शैव था। दोनों में टकराव शुरू हो गया और वासव ने विज्जल को मार डाला। फिर इसका बेटा बनता है सोविदेव। और इसने वासव पर नियंत्रण अपना बढ़ाया। लेकिन अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और इसका लाभ उठाया चालुक्य तैल का बेटा सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ ने सोविदेव को हरा करके फिर से चालुक्य गद्दी पर अधिकार कर दिया। लेकिन कमजोर तो हो ही गए थे। इस समय साउथ इंडिया में एक और बड़ा व्यापक वंश उदित हुआ, यादव वंश। और इन प्रतापी राजाओं में देवगिरी के यादव राजा भिल्लम का नाम अग्रगण्य है।
भिल्लम ने सोमेश्वर चतुर्थ को मारा और कल्याणी पर अधिकार कर लिया। इस तरह से कल्याणी पर चालुक्य वंश की जगह किस वंश की स्थापना हुई? देवगिरी के यादव। कल्याणियों की अगर सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए तो इनकी उपाधियों से भी रूप काम जाती है। समस्त भुवनाश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज अधिराज परमेश्वर परम भट्टारक सत्याश्रय कुलतिलक चालुक्याभट श्रीमत। चालुक्य शासन में टैक्स को कहते थे भुक्ति। युवराज दो प्रांतों का शासक हुआ करता था। इनके कालखंड के जो सामंत हुआ करते थे वो भी अभिलेख लिखवाते थे। तो इनकी एक विशिष्ट शैली मिला करती थी सामंतों के अभिलेख की। पहले ये अपने राजा की वंशावली देते थे। इसके बाद लिखते थे तत्पाद पद्मोपजीवी, यानी उनके चरणों में जीने वाला, और फिर अपनी वंशावली देते थे। ये कल्याणी के चालुक्य में प्रचलित था। स्त्रियां भी शासक हुआ करती थी। कुछ सेनाओं को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता था। उनके वर्ग को कहते थे सहवासी। सहवासी का मतलब है साथ रहने वाला। ये एक तरह से अंगरक्षक जैसे होते थे जो सम्राट के साथ रहते थे। वंशानुगत। इनका राज्य विषय नाट्य, कंपड़ और ठाड़ में बटा हुआ था। नगरों का जो प्रबंधन करने वाली सभाएं थी उनको कहते थे महाजन। गांव के अधिकारियों के कई नाम मिलते हैं, उरोडे, पिंगरडे, गारगुड़, सेनबो, कुलकर्णी। राज्य कई तरह के कर लेता था, मुख्य रूप से दो प्रकार का। नगरों का प्रबंध करने वाली सभाएं, दो प्रकार के कर थे राज्य में, पन्नाए और दंडाए। इसके अलावा अरुण बल्ली करबंद तुलभोग मसतु। हाउस टैक्स को कहते थे मनेवड़। नर्तकियों से भी कर लिया जाता था, नाचने वालियों से, उन्हें कहते थे दर्पणक। व्यापारियों से कर लेते थे बलन जी ये तेरे। विवाह के लिए जो टेंट लगाते थे ना, उन टेंट पर भी कर लिया जाता था।
सती प्रथा का भी उल्लेख है। पोलो जैसे खेल बड़ा प्रचलित है। व्यापारियों के कुछ संघ भी थे, जैसे नाना देशी, तिसैया इरत्तु, इंजर्रुवर, ये सब विदेशियों के साथ व्यापार करते थे। इस काल के सिक्कों के नाम मिलते हैं गद्दाड़, पग, काड़ी, विस। सर ये एक दिन में आपने पूरा चालुक्य वंश करवा दिया, इसी पूरी खिचड़ी हो गई दिमाग में, क्योंकि सर इसमें बहुत सारे शासक एक साथ मिक्स हो गया, इसका डाउट है सेशन में। अच्छा जी, महोदया ज्योति जी, माना कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आपका एक घर है, उस घर में 2 लोग रहते हैं। एक पहलवान जी रहते हैं जो बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा वो घर का आटा पिसवा देते हैं, कुछ नहीं करते। और एक बेचारा साधारण सा मेरे जैसा आदमी रहता है जो लाखों कमाता है, जो पूरे घर की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए। तो महत्व तो किसका जाता है, पहलवान जी का कि साधारण जी का? अगर मैंने ये सारे जो रीजनल हैं, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, गंग, कदम्ब, इनको डिटेल में अगर मैं आपको पढ़ा दूं तो 1 साल लगेगा इसको कवर करने में, क्योंकि ये सारे के सारे नालायक बखान बहुत कर गए हैं, काम कुछ नहीं किया इन्होंने, बखाना बहुत। दूसरी चीज ये है कि इनसे पूरे के पूरे रीजनल स्टेट से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। इस बार कितने आए थे? इस बार नेट में कितने क्वेश्चन आए थे रीजनल स्टेट से? तो महत्व उतना ही दिया जाएगा जितना ये डिजर्व करते हैं, इससे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। अब इसको दोबारा मैं आपको डाउट क्लियरिंग सेशन में कराऊंगा, वो आपको जो डाउट होगा वो आप पूछना, फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली आज की जो क्लास में आपको करा रहा हूँ इससे मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है, मैं क्या करूँ बताइए। लेकिन कल से भी जो रीजनल हिस्ट्री कराएंगे, अब इसमें हम उन्हीं तथ्यों को बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बीच बीच में इंक्लूडेड है। चालुक्यों ने कदम्बों के राज्य को हथिया लिया, बादामी के चालुक्य शाखा को ही पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। ये पूरी डिटेल में है जी, पिछले बैच में मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ाया था। कौन कह रहा है पिछले बैच में डिटेल में पढ़ाया था? किसने कहा, कब कहा? पिछले बैच में तो मैंने 2-2 वंश को खत्म किया था एक दिन में, इस बैच में भी वही करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा का की आवश्यकता आपके पेपर में नहीं है।
ये सही है, चालुक्यों ने कदंबों के राज्य को हथिया लिया। कदंबों के बाद ही चालुक्य आए दक्षिण भारत में, लेकिन बादामी के चालुक्य शासकों को ही पश्चिमी चालुक्य नहीं कहते। बादामी के चालुक्य शासकों, कल्याणी के चालुक्य शासकों को पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। क्या मतलब? आज चालुक्य हो रहा है बस। अभी चालुक्य खत्म कहाँ हुआ? इसको टीसीएस में हम दूसरे तरीके से कराएंगे। कल डाउट क्लियरिंग सेशन है आपका, कल हम फिर से कराएंगे और तरीके से कराएंगे, थोड़ा अपने तरीके से। हालांकि आज भी मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, लेकिन तुम लोग का मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। वेनसांग चालुक्य धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन करता है। बौद्ध धर्म के कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। रुक जाओ, कल फिर से हम कर लेंगे। ये फाइनल लीडर है। मीना, सुहानी, सृष्टि, प्रशांत, किस्मत, अनीता, पूजा और नेहा, गुड़िया, शबी। उसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे वाली इन्वायरमेंट की क्लास में। ओ सुमन, गुड। मीना के नाम से आ गई। बाय बाय।